भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में लाम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटी। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है अ, और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। लंबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की जियोग्राफी, जिसमें पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। आइए समझते हैं ये क्या है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वह वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। आप ये समझ चुके हैं कि माम्बा और पीटर जो है वो अलग अलग देशों में है, यानी विश्व के दो अलग अलग देश हैं। देखिए, पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहते हैं और माम्बा जो है वो तंजानिया यानी अफ्रीका का एक देश है, वहां पे रहते हैं। तो जैसा हम लोग समझते हैं कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग संसाधन होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। वहाँ का जो भूगोल का संरचना होता है वो अलग प्रकार का होता है। आइए कुछ करके सीखें। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। देखिए कि आपके यहाँ पे कैसा है और उसको फिर आप परखिए, पहचानिए और वहाँ के लोगों के जीवन शैली के बारे में बातचीत करके पता करिए। किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। आपको पता है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन। यानी कि अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूमि क्षेत्र के सिर्फ 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% पे या तो कम जनसंख्या है या वह बिल्कुल ही निर्जन है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि पीटर और मम्बा विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों विभिन्नता मतलब अलग अलग, इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का यानी अलग होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है।
भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी घर बनाने योग्य नहीं है। अगर हम पृथ्वी के 30% भाग पूरे भूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी मतलब सभी जगह पे आसानी से घर नहीं बनाया जा सकता, घर बनाने के योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षणों के कारण, यानी भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का विरोध असमान पाया जाता है। जैसे कहीं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग, आप चित्र में देख सकते हैं कि आसिया के साल्जबर्ग आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। तो भूमि का उपयोग, आइए समझते हैं कि भूमि का उपयोग क्या होता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो अगर कोई ये जानना चाहे कि भूमि का उपयोग क्या होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों, अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप लंबा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? कोशिश करिए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोगिता प्रतिरूप के भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। आप अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करके और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में जो भी सूचना एकत्रित करिए कीजिए और प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा, यानी कि अपने कक्षा के जो ब्लैक बोर्ड है या सूचना पट है उस पर प्रदर्शित कीजिए। स्वामित्व के आधार पर, तो समझते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। यानी कि जो भूमि है उसको दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक स्वामित्व यानी निजी, कुछ लोगों की अपनी भूमि, और सामुदायिक भूमि मतलब जिसमें भूमि को पूरे पब्लिक के लिए या समुदाय के लिए, ग्रुप के लिए, समुदाय की भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि मतलब जिसका अपना भूमि है, उसमें उसका मालिक भी वही होगा। व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के यानी कि पूरे ग्रुप के स्वामित्व में होती है, उसके मालिक सब लोग होते हैं। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट और औषधियों, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियों, बूटियों के अतिरिक्त करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि तो सीमित है, तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए हैं। आज भूमि उपयोग प्रारूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं।
परिवर्तन में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्न निम्नीकरण भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। प्रति रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण भूस्खलन, मृदा अपरदन, स्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इस इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक है, मतलब अवश्य बहुत जरूरी अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोरोपण यानी ज्यादा से ज्यादा वन लगाना, भूमि उद्धार, भूमि का उद्धार करना यानी कि उसको और अच्छा बनाना, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों में विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह मृदा से मतलब ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, यानी भूमि के बिल्कुल पास। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा देखिए, मृदा क्या है? मृदा को थोड़ा सा समझिए। ऊपर देखिए ह्यूमस और बृहस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, भूस्खलन। भूस्खलन भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचालन बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, यानी बहुत देर तक अगर बारिश होगी तो वहां की मिट्टी क्या होगी, कटकर नीचे गिर जाएगी या फिर इस
स्लाइड हो जाती है, यानी कि फिसलने लगती है, सरकने लगती है, या वहां से भूस्खलन, उसको भूस्खलन बोलते हैं। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता है, अवरुद्ध मतलब होता है रोक देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है, यानी निचली घाटी जो है उसमें थोड़ा गैप आने लगता है, विध्वंस आ जाता है, या तो वो नीचे दब जाती हैं। तो पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। नवीनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन-कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही आवास तथा झरना प्रवाहों के साथ-साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अपक्षय अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना को अपक्षय कहते हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। आप मृदा को ऐसे समझ सकते हैं। मृदा के जो पार्ट हैं, जैसे जनक शैल, रंग और गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत को निर्धारित करती है। मृदा उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति ताज, प्राणी ताज और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित मृदा को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृत जैव पदार्थों की भूमि और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। और भारत में जैसे जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए
और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। मृदा का निम्नीकरण और संचरण के उपाय। मृदा अपरदन और छिट्टा मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अति अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह सफल उगाने के लिए उपलब्ध हो। क्षमा कीजिए, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। और समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके।